हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमी का स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि एटम एटम जो है तो कहाँ से आया है, ये हमें क्यों पढ़ना है और इसका एग्जिस्टेंस क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले डेमीक्रिटस क्या था। डेमीक्रिटस तो डेमोक्रिटस सॉरी तो डेमोक्रिटस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लगभग 1400 बीसी में एटम का नाम दिया। तो एटम क्यों नाम दिया, तो देखिए, उन्होंने कहा कि मैटर जो है सो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या मैटर एक इंडिविजुअल बहुत सारे एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है। क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है। उस पार्टिकल को उन्होंने एटम नाम दिया। क्या नाम दिया, एटम। तो देखिए, वो पार्टिकल्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स थे क्योंकि उस समय लगभग 400 बीसी में बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम जो है एक प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता था कि हाँ एटम है या नहीं है। लेकिन इसके बहुत सारे एविडेंसेस थे, इसके बहुत सारे प्रूफ थे कि नहीं मैटर होगा। मैटर तभी है जब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो एक ही मटेरियल के बने होते हैं, तो उनमें बताना, जैसे एक ही चीज़ से बहुत सारा चीज़ बना हुआ है। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा से चक्का भी बना होता है, लोहा का पुल भी बना होता है। तो ये सारी चीज़ें कि नहीं उसका भी कुछ इंडिविजुअल पार्टिकल्स होगा, तो ऐसा माना गया। अब बात करते हैं हम लोग कि हाँ, एक और बात, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जो कि एक हिंदू फिलोसोफर थे, कनाद ऋषि। तो कनाद ऋषि ने एक बुक लिखी थी लगभग 1600 बीसी में, वैशेषिका सूत्र। तो ये जो वैशेषिका सूत्र उन्होंने बुक लिखा था, उस बुक में इन्होंने बताया है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ परमाणु विच आर द अल्टीमेट माइन्यूट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जो परमाणु है वो जिससे मैटर बना है वो परमाणु है, और वो अल्टीमेट मतलब आखिरी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। क्या आखिरी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, यानी दैट इज ऑल्सो एटम। इसे इंग्लिश में एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। अब हम लोग बात करेंगे कि एटम जो है सो कहाँ से आया है। तो देखिए, एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है, इंडिविजुअल। और ये एटम जो है एक ग्रीक लैंग्वेज एटोमियो से लिया गया है। क्या, एटोमियो। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट, मतलब जिसे काटा नहीं जा सकता, वो क्या है, एटम है। ये बात तो मैंने अभी बता दी। अब चलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। हमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे ही डाल्टन्स थ्योरी बेस्ड है, या डाल्टन्स थ्योरी कुछ लॉ ऑफ कम्बिनेशंस के बारे में भी बतलाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है क्या। तो देखिए, द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। जब कोई एलिमेंट कंबाइन होकर के जुड़ करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो वो 5 बेसिक लॉज के द्वारा होता है। इस गवर्न बाय 5 बेसिक लॉज। वो 5 बेसिक लॉज के द्वारा चलाया जाता है। वो 5 बेसिक लॉज लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर आते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 बेसिक लॉज क्या हैं। सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लेवाइसर के द्वारा दिया गया था। लेवाइसर के द्वारा दिया गया था। ये बताया कि मैटर को हम लोग ना ही ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। मैटर में कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज करने के बावजूद, हाउएवर, जबकि उनका केमिकल या फिजिकल नेचर चेंज हो सकता है। क्या बोले, देखिए, मैटर
can neither be created nor destroyed during any chemical or physical change. However, its physical or chemical nature may change. क्या बोले, मैटर का जो है सो मैटर को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। पर मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर चेंज हो सकता है उसके फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर को फिजिकली उसको ट्रीट या केमिकली ट्रीट करने पर। अब देखिए बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं सर क्या, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है सो मास ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मास ख़त्म हो जाता है। देखिए इन न्यूक्लियर रिएक्शन सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कुछ मास जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एज पर E = mc²। अब बात एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 2 ग्राम हम लेते हैं और हाफ ऑफ O2 यानी 16 ग्राम, ये देता है हमें 18 ग्राम वाटर। अब देखिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिल कर के 18 ग्राम क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। तो इससे कंफर्म होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सही है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन की। ये प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? प्रोस्ट के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस में या किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या एलिमेंट्स जो होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे मास के नज़रिए से। जैसे ले लेते हैं हम लोग क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 100 ग्राम में लेते हैं इसको, तो देखिए 100 ग्राम में लिए हम लोग तो 51.53 ग्राम कॉपर होगा, उसमें 9.74 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 38.91 ग्राम कार्बन होगा। इसी तरह से हम लोग जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में जुड़ कर के वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या? डेफिनेट रेशियो में जुड़ कर के। अब इसको परसेंटेज में भी ले सकते हैं कि नहीं इतना परसेंट होगा, तो परसेंटेज और वेट जो हो गया अगर 100 ग्राम में ले रहे हैं तो परसेंटेज, अगर 1 ग्राम में ले रहे हैं तो इतना परसेंट और इतना परसेंट। मतलब ग्राम से मतलब नहीं है, कितना परसेंट होगा ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो परसेंटेज और ग्राम दोनों में से भी देखा जा सकता है। अब बताते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ये डाल्टन्स के द्वारा दिया गया था। तो देखिए इन्होंने कहा जब दो एलिमेंट क्या इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, जब दो एलिमेंट जुड़ कर के कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट जुड़ कर के एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं खुद में, क्या खुद में बिटवीन देम, तब उनके masses of one element that combined with a fixed mass of other element। क्या बोला? एक एलिमेंट का अलग अलग मास कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, तो उनसे जो दो अलग तरह के कंपाउंड बनेंगे। तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंट मासेज वाला एलिमेंट है उनका रेशियो हमेशा एक होल नंबर रेशियो होगा। क्या? जो डिफरेंट मास वाला कंपाउंड है उनका रेशियो हमेशा एक होल नंबर रेशियो होगा। एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हाफ ऑफ मतलब हाइड्रोजन 2 ग्राम जोड़ा
अब इसके साथ हाफ ऑफ ऑक्सीजन जोड़ा और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा क्या, तो देखिए यहाँ 16 ग्राम जोड़ करके वाटर बनाया और यहाँ पे 32 ग्राम जोड़ करके H2O2 बनाया पर ऑक्साइड। तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ समझते हैं अब हम लोग। मासेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम और 32 ग्राम है, विच कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 2 ग्राम है, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। जैसे देखिए 16:32, या हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके 1:2 बोल सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ लॉ की बात करते हैं, गैलुसेक। तो गैलुसेक ने क्या कहा था, गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखेंगे तो गैसियस वॉल्यूम का जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा उसे हम एक सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, या वो दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, या होगा ही होगा। अब बात एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके हम लोग। तो देखिए एग्जांपल में क्या लेते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 ले लिए, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 देता 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। जैसे देखिए ये क्या बना, H2O कितना, 2 वॉल्यूम, इसमें ठीक है 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ये मेरे को दिया कितना, 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम यानी देखिए ये क्या है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया मुझे कितना, 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिल करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया। इसी चीज़ को एवोगाड्रोस लॉ ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जिससे हम लोग को क्लियरिफाई हो जाता है ये बात कि जब दो कम 2 वॉल्यूम जुड़ करके एक नया वॉल्यूम का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। तो देखते हैं कैसे। एवोगाड्रोस लॉ ने मुझे हमें बताया कि देखिए अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखेंगे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला, जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब जैसे ऑक्सीजन ले लिया हम लोग 1 लीटर, ऑक्सीजन ले लिया 1 लीटर, ठीक है ना, कार्बन गैस ले लिए 1 लीटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिए 1 लीटर, तो जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स, तो जैसे एक वॉल्यूम होगा तो उसमें n नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, तो ऑक्सीजन का भी n नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, कार्बन का भी n नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, और कार्बन गैस का भी n नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी n नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, इस तरह से। लेकिन लेकिन क्या, जब नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम, जब नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे तभी, ओनली व्हेन द एटॉमिसिटी ऑफ दिस गैसेस आर सेम, नंबर ऑफ एटम्स तभी सेम होंगे जब उसकी एटॉमिसिटी, उस गैस की एटॉमिसिटी सेम होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एटम्स
जब नंबर ऑफ एटम्स तभी सेम होंगे उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में जब जब उसकी एटॉमिसिटी सेम होगी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? तो देखिए, एटॉमिसिटी होती है द नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म number of atoms joining together to form a molecule of that element known as the atomicity of that element। क्या बोला? जब जितना नंबर ऑफ एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है उतना नंबर उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहलाएगा। क्या बोले? नंबर ऑफ एटम्स मतलब जितना नंबर ऑफ एटम्स, जैसे इन एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, ओजोन, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑक्सीजन बना, ओजोन के तीन, ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स मिलकर के ओजोन बनाए और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑक्साजोन बनाए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम तो तीनों में चारों में सेम हो गया और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो गए चूँकि वॉल्यूम सेम था। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो कि डिपेंड कर रहा है एटॉमिसिटी पे, और एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। इसीलिए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएगा क्योंकि दो एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके एक ऑक्सीजन गैस बनाए हैं। अब तीन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन मिल करके, तीन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके ओजोन का फॉर्मेशन किए हैं और चार मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल करके ऑक्साजोन का फॉर्मेशन किए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिसिटी पे। अब आखिर में हम लोग बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? तो डाल्टन ने बताया, क्या बताया डाल्टन ने? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार केमिकल लॉ, फ्रॉम द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एंड अदर केमिकल फैक्ट्स, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अलावा कम्बिनेशन और कुछ अदर केमिकल फैक्ट्स के नज़र में रखते हुए डाल्टन ने बहुत बड़ा बोल्ड गेसेस मतलब बोल्ड हाइपोथेटिकली बताया कि नेचर, किसके बारे में बताया हाइपोथेटिकली? नेचर ऑफ एटम्स के बारे में, इमेजिनेशन के द्वारा, खुद के इमेजिनेशन से बोल्ड गेसेस लिया वो अपने तरफ से कि मैटर जो है बना हुआ होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर बना हुआ है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल का जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या है? एटम है। दूसरा उन्होंने बोला कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरा उन्होंने बोला एटम, द एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो होंगे पार्टिकुलर मतलब खुद के एलिमेंट से बने हुए एटम के पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन इंक्लूडिंग मास, मास को भी इंक्लूड करने पर, मास भी उसमें इंक्लूडेड है मतलब उसमें शामिल है। लेकिन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, लेकिन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे मास में। चौथा बोलते हैं कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स्ड रेशियो में मिल करके, ऐसे ही नहीं मिल करके, एक फिक्स्ड रेशियो में मिल करके या ज्वाइन हो करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डाल्टन थ्योरी जो है सो किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुई है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए डाल्टन थ्योरी जो है सो सबसे
ने बताया कि ही इट गेव satisfactory explanation for the law of chemical combination। क्या यह हमें सेटिस्फाई करता है, किसके बारे में सेटिस्फाई करता है कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के एक्सप्लेनेशन के बारे में। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को किस तरह से एक्सप्रेस करें या किस तरह से दिखाएं, इसके बारे में सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज देता है हमें। उसके बाद उस समय जितने भी गैसेस और लिक्विड प्रेजेंट थे उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मतलब सारे नहीं लेकिन लगभग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया था जो उस समय प्रेजेंट थे। अब देखिए डाल्टन थ्योरी जो है वो फेल्यूर्स ऑफ डाल्टन थ्योरी, डाल्टन जो है किन किन चीज़ों को बताने में असफल रहे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शुड डिफर इन देयर मासेज एंड डेंसिटी। क्या डिफरेंट एलिमेंट के मास, क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के मास, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के मास डिफरेंट होते हैं मास में, डेंसिटी में, वैलेंसी में और भी चीज़ों में। क्यों होते हैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आइसोटोप्स यानी क्या हुआ, देखिए वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक्चुअली में। उस समय आइसोटोप्स आइसोबार का बारे में नहीं पता था, लेकिन वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसको देखते हैं। सब्सटेंस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या बोले, सब्सटेंस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वो बोले थे कि पार्टिकुलर एलिमेंट का, एलिमेंट ऑफ एटम का मास भी जो है सो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आइसोटोप्स में हम लोग देखते हैं कि एक ही एलिमेंट का 3 अलग अलग मास है। उसके बाद दूसरा आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या है, सब्सटेंस हैविंग सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वो बोले थे कि देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स का मास सेम नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम का अगर मास देखें तो देखिए सेम है, लेकिन इनका प्रॉपर्टीज, इनके एलिमेंट्स दूसरे हैं। मतलब दैट इज द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम है ये। अब तीसरी बात करते हैं, ये जो है सो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम जो है सब डिवाइडेड हो सकता है। एटम डिवाइड हो सकता है किस में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और भी चीज़ें जैसे न्यूट्रिनो वगैरह में नहीं हो सकता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर एक बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए कि एटम जो है, क्या एटम जो है वही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब एक बात करते हैं हम लोग एग्जांपल से कि वो किस चीज़ को एक तरह से बता नहीं पाए। देखिए सब्सटेंस लाइक ग्लासेज और एबोनाइट, जब एबोनाइट, एबोनाइट यानी जो कंघी बना होता है जिसका, तो एबोनाइट जो कि कंघी बना हुआ है, कॉम्ब जिसे बोलते हैं, और ग्लास, ग्लास या एबोनाइट पे जब हम रगड़ते हैं, क्या रगड़ते हैं, सिल्क और फर, सिल्क का कपड़ा या हम लोग किसी फर को, चिड़िया का फर हो गया जो भी हो गया, उसे हम लोग रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्यों होती है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए डाल्टन। अब देखिए इन सब के फेल्यूर के बाद क्या पता चला कि द एबव फेल्यूर्स, फ्रॉम द एबव फेल्यूर्स, ऊपर में जितने भी फेल्यूर्स हैं और भी उनके कुछ फेल्यूर्स थे जिन्हें मैं लिखा नहीं हूँ, कंक्लूड नहीं किया हूँ, लेकिन है जो मेन थे उन्हें लिख दिया हूँ। तो जो ऊपर के फेल्यूर्स हैं उन्हें कंक्लूड करें तो इट वाज कंक्लूडेड दैट एटम कुड बी कंसिडर्ड एज ए अल्टीमेट पार्टिकल। क्या एटम को एक अल्टीमेट पार्टिकल कंडक्ट कंसिडर नहीं किया गया।
ऑफ मैटर, मैटर का, एज पोस्टुलेटेड बाय डाल्टन, जो कि पोस्टुलेटेड किया गया था डाल्टन के द्वारा। यहाँ तक हो गई बात कंप्लीट। अगले वीडियो में हम अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, और भी चीज़ें। पर एक बात बता दूं कि एटम हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इसे जान लेते हैं। तो देखिए, एटम बहुत तरह से पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कुछ बात को हम लोग जाने कि जैसे देखिए, जब हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो हमें भस्म देता है, जैसे अबरक भस्म हो गया, जो भी भस्म है, लौ भस्म, बहुत सारे भस्म होते हैं। वो क्या है? वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसे मध में रगड़ करके, हनी में रगड़ करके खाएं, जितना रगड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसे पत्थर पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं सो एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम लोग उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट होता है। उस हीट के कारण जो है सो भस्म के जो मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं, भस्म एक्चुअली मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के पहले ही हमारे बॉडी के ब्लड में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जब हम उसे जीभ पे लेते हैं तो जितने भी हमारे बॉडी में पोर्स हैं ना, वो पोर्स के थ्रू एटम्स आसानी से हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। अब दूसरी बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, और उन्हें जीभ पर लेते ही वो हमारे बॉडी के अंदर चल जाते हैं। कैसे जाते हैं समझते हैं। तो किसी भी प्लांट का, जैसे आर्निका एक प्लांट होता है, तो उसके प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के, मतलब अर्क निकाल करके, उससे अल्कोहल में इतना ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है कि जिससे कि वो एक एटम के फॉर्म में आ जाए, मतलब एक एटम के इतना ही बड़ा वो हो जाए। क्या हो जाए? एटम के इतना ही बड़ा हो जाए। तो जैसे ही वो उसे डाइल्यूट किया जाता है, इसीलिए, और इसीलिए बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो डाइल्यूटेड होता है, पतला होता है, उसे बहुत सारा अल्कोहल में उसे डाइल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है, ताकि वो हमारे बॉडी में, हमारे जीभ पे जाते ही वो हमारे बॉडी के ब्लड में चल जाता है, जीभ के पोर्स के थ्रू। तो चलिए, इतना बात हुआ, और भी चीज़ें हैं जिसे आप इमेजिन करिए, सोचिए, और आज का क्लास कंक्लूड करता हूँ अब। तो एक बात बता दूँ, आप, बहुत सारे मेरे एक दोस्त हैं जो भी हैं, ठीक है ना, वो बोल रहे थे कि मुझे नोट्स चाहिए। तो देखिए, नोट्स मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन, मतलब नीचे जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड enjoy your day.